चलिए अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक अकाउंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने डिबेंचर्स पे बात कर रहे थे। हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने देखा डिबेंचर्स इशू होते हैं तो ऐड पार, ऐड प्रीमियम, ऐड डिस्काउंट। फिर हमने बात की थी भाई टर्म्स ऑफ इशू की। तो लास्ट में उसी टॉपिक पे अपन ने एंड किया था। हम देख रहे थे कि भाई अगर इशू करते टाइम ही आप रिकॉर्ड कर लो कि जो भी डिस्काउंट्स आप फ्यूचर में दे रहे हो या पार के बदले प्रीमियम के रिडीम कर रहे हो तो वो लॉसेस को रिकग्नाइज कर लेना इमीडिएटली नेसेसरी है। अब ये जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दिया है प्रॉपर कंटेंट है, प्रॉपर सीक्वेंस में है। जो कल मैंने आपको बताया सब कुछ लिखा है और हर एक टॉपिक पे एक सही इलस्ट्रेशन भी है, तो प्रैक्टिस करने में आपको काम भी आएगा। तो इसमें से सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा, तो अपने यही फॉलो करेंगे। देखो मेन ये एग्जाम्स में टॉपिक सीखना जरूरी है। सेम टू सेम बुक के सम कॉपी पेस्ट एग्जाम में होने नहीं है। तो आप कहीं से भी सम्स प्रैक्टिस करो, आपकी एंट्रीज पे ग्रिप है तो कोई भी सम बन जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। चलिए अभी जो अपने सम या टॉपिक देखेंगे वो कल जो हमने जहाँ पे टॉपिक स्टॉप किया था उसके बेसिस पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे। कल जो बात नहीं, टर्म्स ऑफ इशू वाली जो एंट्रीज हमने लिखी उसका एक इलस्ट्रेशन है, उससे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिकॉल भी हो जाएगा टॉपिक। इलस्ट्रेशन नंबर 10 दे रखा है, उसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं, आप अभी खुद ही स्टार्ट करो। 5 मिनट लो, सम शुरू करो। 6 एंट्रीज है उसके अंदर, वही 6 केसेस जो हमने कल देखे थे। आप उसको एक बार अप्रोच करके देखो कौन सा आपसे बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। जो डाउट आता है मैं करवाता हूँ। जहाँ प्रीमियम पे रिडीम करना है वहां पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ये बात हुई थी, वो ध्यान रखना। और डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, अपने लॉस ऑन इशू वाले नाम से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी आप एक स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो चलेगा। सर ये रिडेम्पशन वाले में ड्यू वाली एंट्री शायद और अभी रिडेम्पशन वाली एंट्री वो लिखनी जरूरी है कि डायरेक्ट हम बैंक वाला लिख सकते हैं? नहीं, वो डायरेक्ट बैंक वाले लिख सकते हो उसमें वो, पर इसमें अभी आपको थोड़ी रिडेम्पशन वाली एंट्री करना है, अभी तो आप इशू वाली एंट्री कर रहे हो। इस पॉइंट दिस इज टर्म्स ऑफ इशू, मैंने कल भी बोला था। अभी हम रिडेम्पशन की कोई एंट्री नहीं कर रहे, हम इशू के टाइम पे जो रिडेम्पशन पे होने वाला है उसका प्रोविजनिंग कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर आपको प्रीमियम चुकाना है तो उसका प्रोविजन आज बना दो, बस ये कर रहे हैं। ये रिडेम्पशन की कोई एंट्री नहीं है। रिडेम्पशन पे तो मैं अभी आया नहीं, वो टॉपिक तो बाकी है जो लमसम वाला आप बोल रहे हो। कल जो लिखवाया था वो रिकॉर्ड कर लो एक बार, याद आएगा। इसमें भी है वो एंट्रीज तो। फर्स्ट एंट्री दोनों एट पार है तो बैंक टू डिबेंचर्स सीधा। इसमें वो टू डिबेंचर होल्डर या कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या एप्लीकेंट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बैंक टू डिबेंचर्स। 12% रेट है तो मेंशन कर देना 12% डिबेंचर्स।
सर फोर्थ वाले एंट्री का हाँ, फोर्थ वाले में ही आपका डाउट आना था। आप फिफ्थ और सिक्स पहले कंप्लीट कर लो, वो हो जाएगी। फोर्थ वाले में सबको साथ में करवा देता हूँ, सबका ही डाउट आएगा। उन्होंने ग्रॉस एंट्री की है, अभी इतना हिंट दे रहा हूँ, अगर ट्राई करना है तो बाकी मैं करवाता हूँ। नेट ऑफ नहीं किया आमने सामने, दो चीज़ें हैं ना, प्रीमियम के सामने प्रीमियम है, नुकसान अलग दिखाया, प्रोविजन अलग से किया, वैसा है। कोई बात नहीं समझ आए तो फिफ्थ वाली पे शिफ्ट कर लो, मैं करवाता हूँ। बोलो, सारे केस सॉल्व हो रहे हैं? कहाँ तक पहुँचे? लास्ट, ठीक है, ओके, कर लो। डन, ठीक। पहले तीन केसेस में कोई डाउट किसी को पूछना है? कुछ कोई भी बेसिक एंट्री नहीं समझ आए तो पूछ लेना, डाउट मत रखना, क्योंकि फिर आगे सामने आपको ही करना है, समझाने में कोई इशू नहीं। फोर्थ वाले में क्वेरी आई होगी, क्या हो गया? ठीक, मैं एक बार बता देता हूँ फोर्थ वाला, अगर किसी को है डाउट तो पता चल जाएगा। वहां पे बोला है कि आपने इशू किया है 10% प्रीमियम पे और रिडेम्पशन करना है 5% प्रीमियम पे। अब ये दोनों चीजों को सेपरेट दिखाया है। जब इशू किया हमने तो 10% प्रीमियम चार्ज किया, तो पूरा 10% सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके गए, वो हिसाब अलग है। और जो रिडेम्पशन करना है वो आपको 5% प्रीमियम पे करना है। तो देखा जाए तो वो 5 रुपए का लॉस है। अगर आप मान लो प्रीमियम चार्ज ही नहीं करते तो आप 5 रुपए जो प्रीमियम चुका रहे वो पूरा लॉस होता। तो इन्होंने दो चीजों को मिक्स करने के बदले ना उसको अलग अलग रखा है, ग्रॉस एंट्रीज की उन्होंने, वैसा है। और वो ठीक भी है, क्लैरिटी रहेगी और कुछ नहीं। तो नॉर्मली बैंक टू डिबेंचर्स, ये एक इफेक्ट होती है। अगर आपने इशू करते टाइम प्रीमियम चार्ज किया है तो बोला उसको भाई प्रीमियम में अलग ही दिखा दो, बाकी चीजों के साथ मिक्स मत करो। रिडेम्पशन के टाइम पे क्योंकि आप प्रीमियम पे करने वाले हो तो उसको अलग से ही शो कर दो, लॉस ऑन इशू, और सामने उसका बना दो प्रोविजन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इन दोनों को आपस में एसोसिएट मत करो, इन्होंने ऐसे किया हुआ है। अब आपने जब प्रीमियम चार्ज किया है, ठीक है, तो कितना किया? 10 रुपए किया है ना, और सामने आपको उनको लौटाना कितना है? 5 रुपए। तो ये 5 रुपए का लॉस रिकॉर्ड हो गया, टोटल पेमेंट तो 110 आया होगा, ऐसे दिखा दिया। ये क्या? तो ग्रॉस इफेक्ट हो गया। इसको अलग रखा, इसको अलग रखा, आपस में मिक्स नहीं किया इन दोनों को, वैसा। बस ये ट्रीटमेंट है। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर सही है, और कुछ नहीं करना है इसमें। बोलो, समझ आया क्या किया? बाकी के केसेस 1 to 6 पूरे क्लियर है। तो ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था। इसके पहले बहुत सारे इलस्ट्रेशन है जो आपके इसमें कवर हो गए बाय डिफॉल्ट। मैं आपको वो इलस्ट्रेशंस बता देता हूँ, तो वो आप घर पे एज अ होमवर्क ट्राई करोगे तो रिवीजन हो जाएगा। काफी बेसिक से हैं, देख लो। कल मैंने आपको जितनी थियरी समझाई थी ना वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो थियरी रीडिंग वाला पार्ट आप कर सकते हो।
इलस्ट्रेशंस में इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसको बाई मिस्टेक 2 बार आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन 2 है, इलस्ट्रेशन 3 है, ये सब चीजें इसमें कवर हो गई। आप जब सॉल्व करोगे ना तो बनेगा वो। इलस्ट्रेशन 4 भी बन जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है तो आपको पता ही है, पैसा रिफंड करने वाला पार्ट जो अपन ने शेयर कैपिटल में भी किया था। तो पहले 4 सम्स में आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो टॉपिक है वो अपने देख लेते हैं डायरेक्टली, पेज नंबर 15 आफ्टर इलस्ट्रेशन 4। यहाँ आपको बोला हुआ है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन शेयर्स। तो हमने डिवेंचर बेचे हैं लेकिन अदर देन कैश, हमने पैसा नहीं लिया, हमने उसके बदले कोई असेट या कोई अदर चीज जो है वो चार्ज की होगी इन काइंड। अब इसका इफेक्ट कैसे होगा वो हमें देखना है, इलस्ट्रेशन ही दे रखा है, उसके थ्रू भी देखना है तो देख सकते हैं। सीधी बात है, एक तरफ असेट आई है, दूसरी तरफ डिवेंचर्स गए हैं, तो नेट इफेक्ट जो होने वाला है वो तो इस तरीके से होगा कि भाई जो भी इनकमिंग है असेट उसको आप डेबिट करोगे और सामने जो आपके डिवेंचर्स गए हैं उसको आप क्रेडिट करोगे। नेट इफेक्ट तो यही होने वाला है, लेकिन इतना डायरेक्टली अपने शॉर्ट में दिखा देंगे वो सही नहीं है। हम जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो पहले एक ड्यू वाली एंट्री होगी, जैसे असेट्स इनकमिंग है तो जो भी असेट्स अकाउंट है उसको डेबिट करो। सामने जिसने हमें असेट दी है उसको यहाँ पे लोग बोल रहे हैं वेंडर, तो वेंडर के अकाउंट को हमने किया क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड हम इस वेंडर को पेमेंट कैसे कर रहे हैं, डिबेंचर्स पे करके, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू जो भी आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से बेसिक एंट्रीज यहाँ पे हो रही है। तो नेट इफेक्ट आप देखोगे तो असेट इनकमिंग है और डिबेंचर्स आउट गोइंग है, ये ट्रीटमेंट है इसका। अब इसमें ना प्राइस का थोड़ा सा इशू आ सकता है, वैल्यूज का इशू आ सकता है। वैसा जो असेट इनकमिंग है, जो असेट हमने परचेज की है, मान लो उस असेट की वैल्यू 10 लाख रुपए लगाई जा रही है और सामने जो डिबेंचर्स हमने इशू किया ना वो डिबेंचर्स की वैल्यू 11 लाख रुपए। हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। 10 लाख की एसेट आई लेकिन सामने में पे कितना करना पड़ा, 11 लाख के डिबेंचर देने पड़े। तो यहाँ अपना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ। ये नुकसान यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होना चाहिए। अब वो नुकसान रिकॉर्ड होगा तो किस नाम से रिकॉर्ड होगा, दैट विल बी कॉल्ड गुडविल। आपने टर्म तो पढ़ा हुआ है ना गुडविल, तो उसको गुडविल की तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो वेंडर को हमें देने हैं 11 लाख लेकिन उसने एसेट तो 10 लाख की दी ना, तो बाकी का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा, दैट इज गुडविल। उसकी गुडविल है इसलिए हमें उसको 1 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ा और हमें एसेट सामने कम वैल्यू की मिली, ये कंडीशन है। और जब आप उसको डिबेंचर इशू कर दोगे 11 लाख के, कंप्लीट बात समझ आई। उल्टा भी हो सकता है, असेट जो है वो 10 लाख की है और डिबेंचर आपने उनको इशू किया 8 लाख रुपए की, है पॉसिबल। तो यहाँ पे अपनी बचत हो गई ना, फायदा हुआ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, जो प्रॉफिट हो रहा है फिर इफेक्ट वैसे देंगे। असेट जो इनकमिंग है वो तो 10 लाख रुपए की है लेकिन हमें वेंडर को कितना देना है, सिर्फ 8 लाख। तो जो डिफरेंस का आपका 2 लाख रुपए का अमाउंट है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट, ये हमारी बचत होगी, इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से ट्रीट करेंगे। बाकी फिर जब डिबेंचर इशू होंगे तो भाई वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और वैल्यू कितनी होगी, 8 लाख। समझ आ रहा है, बोलो कुछ कंफ्यूजन। तो ये 2 इफेक्ट यहाँ पे आती है, एक गुडविल वाला पार्ट है, अगर हमने ज्यादा पे किया है और वेंडर को प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको गुडविल की तरह रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसको बाद में राइट ऑफ कर सकते हैं। और अगर अपनी बचत हुई है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देख लेते हैं, ऐसा ही पॉइंट है। देखो डेटा में क्या बोला हुआ है, जो कंपनी है दैट इज राधा लिमिटेड, इन्होंने मशीनरी परचेज की है 1,20,000 रुपए की और बिल्डिंग परचेज की है 2 लाख रुपए की फ्रॉम दीपा लिमिटेड फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3 लाख रुपीज। तो जो हमारे पास आया है उसमें एक मशीन है, एक बिल्डिंग है, दोनों की वैल्यू मिला के अगर देखें तो कितनी हो रही है, 3,20,000। सामने जो कंसिडरेशन हम पे करने वाले हैं वो कितना करने वाले, 3 लाख। तो यह नुकसान हो रहा है या बचत हो रही है, बचत हो रही। तो आपको पता है कि कैपिटल रिजर्व के नाम पे दिखने वाला है। सामने आप 3 लाख रुपए पे करने के लिए उनको कैश तो दे नहीं रहे हो, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, तो सेम यही ट्रीटमेंट आने वाला है, ठीक है। कर लो एक बार, लिख के सॉल्व कर लो, उसको कंप्लीट करो। जो इनकमिंग असेट है वो डेबिट होगी, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग 2 लाख। सामने वेंडर कौन है, या दीपा लिमिटेड, तो वेंडर के बदले हम लिखेंगे दीपा लिमिटेड।
और जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। छोटे छोटे सम जैसे 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वैसा। बोलो क्लियर हुआ? सिंपल। वैसे ही सेम इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसको होमवर्क के लिए एक बार टिक कर लो, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा, उसका इशू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कल हम बात कर रहे थे वो सिक्योर डिबेंचर्स की, वो अलग था, ये थोड़ा अलग है। वहां पे ऐसा था कि जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के तौर पे कोई एसेट गिरवी रख रहे हैं, जो आपने बोला सर कोलैटरल कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा, तो मैंने आपको बोला भाई डिबेंचर के नाम पे मैं पैसा रेज कर रहा हूँ तो ये प्रीमाइसेस आपके फेवर में मैं मॉर्गेज या प्लेज कर देता हूँ। वैसा यहाँ पे ऐसा बोला है कि डिबेंचर्स ही हम रख रहे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अच्छा, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा ट्रांजेक्शन चलता है, थोड़ा सा रिस्की भी होता है वैसा। अब जैसे फॉर इंस्टेंस एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग। एक पर्टिकुलर कंपनी है, कंपनी हम सबने मिलकर शुरू की है, तो हम सबने शेयर्स के लिए पैसे दिए होंगे, हम सबने शेयर कैपिटल लगा के कंपनी स्टार्ट की, सबको कुछ शेयर्स मिल गए। अब कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा चल पड़ा है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब शेयर की वैल्यू कुछ आज 2000 रुपए है, ऐसा मान लो एक शेयर की प्राइस है, ये मार्केट वैल्यू चल रही है। अब प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्रमोटर मतलब कंपनी के फाउंडर्स, अगर आपको बैंक से लोन चाहिए तो आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स बैंक के पास गिरवी रख के उधार रख के लोन ले सकते हो, ऐसा भी होता है। तो बैंक्स शेयर होल्डिंग को प्लेज करके लोन देती है। कल अपन बात कर भी रहे थे, मैंने आपको बोला था 50% रेशियो चलता है मार्केट में। तो अगर मैं मेरे शेयर्स कंपनी के बैंक के पास गिरवी रखता हूँ कि सर ये शेयर्स रख लो और उसके बदले मुझे पैसे दे दो, तो बैंक वाले कितना पैसा देंगे, मैक्सिमम 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि उनको पता है वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो वैसे ही कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स भी बैंक के पास गिरवी रख के पैसा उधार ले सकती है कि सर ये हमारी कंपनी के डिबेंचर हैं, आप रख लो, अपने पास रख लो, सिर्फ पोजीशन में रख लो, पैसे दे दो। कल को अगर आपके पैसे नहीं लौटा पाए तो ये डिबेंचर आपके पास है, ये क्लेम करके भी आप अपना पैसा वापस मांग सकते हो। तो डिबेंचर्स आर गिवन एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। और कल हम बात कर रहे थे कि जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो डिबेंचर अगर सिक्योर्ड नेचर के हैं तो उसके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, या डिबेंचर खुद ही सिक्योरिटी होगा। बात समझ आ रहा है? तो मैंने बैंक से लोन लिया और लोन के सामने अब गारंटी में प्रॉपर्टी, गोल्ड कुछ तो देना पड़ेगा, तो उसके बदले मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए। अब ये डिबेंचर्स जब कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे दिए जाते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है। दो अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच आपको पसंद आएगी, उसमें उन्होंने बोला है कोई इफेक्ट नहीं देनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिबेंचर किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ रखने के लिए दिए हुए, वैसा है। और जब पैसा लौटाएंगे डिबेंचर वापस ले लेंगे। तो कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे सिर्फ रखने के लिए दिए हुए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो चलेगा। बट दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि भाई कुछ तो दिखाओ बुक्स में, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट व्यू कर रहा है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन पीछे हुआ भी था। तो एक तो रेफरेंस तो आना चाहिए ना कुछ नोट्स में। तो उसके लिए दूसरा ट्रीटमेंट ये बताया कि जब भी आप कोलैटरल के तौर पे डिबेंचर इशू कर रहे हो तो क्रेडिट में तो 2 डिबेंचर्स करके आप एंट्री कर दोगे। प्रॉब्लम आता है कि डेबिट में क्या लिखे, तो बोला एक अकाउंट का यूज करो जिसका यूज आप करते हो जब बैलेंस शीट को टैली करना होता है, और वो अकाउंट है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, सिंपल एंट्री। इन फ्यूचर जब हम बैंक का पैसा लौटा देंगे, बैंक हमें डिबेंचर रिटर्न कर देगी, एंट्री रिवर्स, डिबेंचर्स टू सस्पेंस। अब अगर आप इसका नेट इफेक्ट देखो तो 0-0 हो गया, सस्पेंस के सामने सस्पेंस कट हो गया, डिबेंचर के सामने डिबेंचर, बात खत्म। बट एटलीस्ट बुक्स में दिखेगा तो सही कि ऐसा कुछ हुआ था, नरेशन में तो आप मेंशन करोगे। तो ये दूसरा ऑल्टरनेटिव इफेक्ट है जो यहाँ पे दिखाने के लिए बोला है। अब ये क्वेश्चन बनाने लायक कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है। इस पे कोई आपका 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स का सम बने वैसा कुछ कंटेंट ही नहीं, क्योंकि एक ही तो एंट्री है, कोलैटरल
या सस्पेंस टू डिबेंचर, डिबेंचर टू सस्पेंस, खत्म। तो इसे नॉलेज के लिए उन्होंने टॉपिक रखा हुआ है कैसे इफेक्ट्स होते हैं। तो ये आपके सामने, इस पे भी इन्होंने सम बना दिया, बट कुछ खास मिलेगा नहीं, उसमें कंटेंट ही नहीं है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये है आपका डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। जर्नल एंट्रीज क्या है वो समझते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी देखते हैं। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होता है, ये कंसेप्ट तो आप सब जानते ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए इनकम है। अब जब भी कंपनी डिबेंचर इंटरेस्ट पे करती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है। अब इसमें पैसा किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को, तो पहले उनको क्रेडिट करते हैं टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर नेक्स्ट एंट्री में उनका पेमेंट करेंगे। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ड्यू वाली एंट्री वो भी समझो। डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, और सामने जो इन्वेस्टर है उसके लिए इनकम है। अब जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है उनके भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। आप इंडिया में जो भी इनकम कमाते हो उस पर सरकार आपसे टैक्स लेती है, इसको आप इनकम टैक्स बोलते हो। तो डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर के लिए तो एक तरीके से इनकम हो गई ना, तो उस इनकम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। अब टैक्स चार्ज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे टैक्स चार्ज करते हैं वो समझना है। एक कंसेप्ट आता है इसमें, उसको बोलते हैं टीडीएस। कहीं पे सुना है आपने, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टीडीएस कहीं पे? अभी आपके रेफरेंस में उतना आया नहीं होगा। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी जॉब लग गई और 8-10 लाख का पैकेज है। अभी करंटली सीएस फ्रेशर्स में इंडस्ट्री में अराउंड 7 to 8 लाख 10 लाख की रेंज में पैकेजेस चल रहे हैं। 8 लाख रुपए का आपको पैकेज मिला, उसमें आपको मंथली सैलरी कुछ हाथ में आ रही है, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? टैक्स तो लगेगा इस पे। अब इसमें प्रोविजन ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर्स को ऐसा बोला हुआ है कि भाई आप अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी देते हो उस पर ना उसका टैक्स कैलकुलेट कर लो, जो भी रेट्स हमने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं उस हिसाब से उसका जितना टैक्स बनता है ना आप पहले ही काट लो उसकी सैलरी में से। तो मान लो अगर आपकी मंथली सैलरी कुछ 60,000 रुपीज है और उस पर टैक्स रेट्स के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया 4,000 रुपए मंथली आ रहा है, एवरेज निकाल रहा हूँ, तो आपके हाथ में इन हैंड सैलरी कितनी आएगी? 56। ये 4,000 रुपए कौन डिडक्ट कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर। आपको सैलरी पे करते टाइम ही इसमें से पहले टैक्स काट लेगा, और आपके हाथ में जो पैसे आएंगे वो कौन से होंगे? आफ्टर टैक्स होंगे। ये 4,000 रुपए को बोला जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स मतलब आपकी सैलरी इनकम, एम्प्लॉयर ही तो सोर्स है जहां से आप पैसे कमा रहे हो, तो वो पेमेंट करते टाइम पहले टैक्स काट लेगा। अच्छा, ये 4,000 रुपए एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट में रखेगा, ये इनकम टैक्स वालों को सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट होगा। ये 4,000 रुपए एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में से काट लिए, इनकम टैक्स वालों को पे कर दिए आपके नाम से कि भाई ये मेरा एम्प्लॉय है, ये इसका पैन नंबर है, मैंने इसका इतना इनकम टैक्स काटा हुआ है, पैसा आपको जमा करा दिया। साल के एंड में आप लोग आपस में हिसाब कर लेना कि इनका कितना टैक्स बनता था और कितना इन्होंने पे किया, मैंने अपना काम कर दिया। समझ आए? तो एम्प्लॉयर के ऊपर ये टीडीएस काटने का बर्डन जो है वो होता है एवरी मंथ, ये आपको ध्यान रखना है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। डिबेंचर इंटरेस्ट इनकम जो आपकी जनरेट हो रही है ना डिबेंचर होल्डर की, उसमें कंपनी के ऊपर ये कंप्लायंस है कि इंटरेस्ट पे करते टाइम टीडीएस के नाम पे टैक्स काट लेना, क्योंकि आपके लिए तो टैक्सेबल इनकम ही है। तो जो आपको पैसा मिलेगा वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद मिलेगा। अब डिडक्शन के लिए जो टैक्स का रेट है वो परसेंटेज में है, 10%। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में। एक्ट का ईयर है 1961 और जो सेक्शन है दैट इज 193, 194। पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो 10% का जो रेट है वो आपको इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ मिलेगा, ये मान के चलना है। अब इसका यहाँ पे इफेक्ट कैसे आएगा वो समझो। अगर डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम पे कंपनी 100 रुपए इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर के हाथ में कितना आएगा? 90 रुपए आएगा। बाकी 10 रुपए कहाँ जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे आपको उनको भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। कितना हो गया? 10 रुपए। बात समझ आ रही है? ये ड्यू की एंट्री, इसलिए टू डिबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स करना जरूरी है। अब जब ये पैसा पे होगा तो जिसको पेमेंट मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, आईटी पेएबल अकाउंट डेबिट, 90 रुपए, 10 रुपए, और आपने टोटल चुकाया 100 रुपए। इसमें कंपनी को कोई बचत हो रही है क्या? ये कंपनी का तो उतना ही खर्चा है। कंपनी को कोई फर्क पड़ा है टीडीएस काटने ना काटने से? कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ा नहीं। कंपनी का खर्चा तो 100 रुपए ही है।
टीडीएस काटने में आपको पैसे कम मिले। मैं कंपनी हूं तो मैं तो 100 रुपये खर्चा करना है, 90 रुपए आपको देने हैं, 10 रुपए इनकम टैक्स वालों को, तो मेरी जेब से तो 100 रुपये पूरा ही जा रहा है, इसमें कंपनी की कोई बचत नहीं हो रही। ये बात समझ आ रही? तो ये एक्सपेंस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और ये एक्सपेंस हमने पे कर दिया। अब क्योंकि ये एक पीएनएल वाला एक्सपेंस है, डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, कंपनी इसको साल के एंड में कहा लेके जाएगी, पीएनएल में। वो इफेक्ट भी अपने को यहाँ पे देना होता है। वो क्लोजिंग एंट्री होती है, 31 मार्च पे करनी होती है, इमीडिएट करने की जरूरत नहीं रहती। तो डिपेंड करता है कि साल में आपने इंटरेस्ट कितनी बार दिया। ये एंट्री लास्ट में होगी 31 मार्च पे। और एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आपने इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स दिया है तो ऐसी एंट्री साल में 2 बार हुई होगी। एक एंट्री हुई होगी आपकी 30 सितंबर पे मान लो, और दूसरी एंट्री हुई होगी 31 मार्च पे। तो ये सेम इंटरेस्ट 2 बार पे हुआ होगा, तो यहाँ टोटल खर्चा कितना जाएगा आपका? 200। कैसे आएगी? 100 रुपीज पे किया है 6 मंथली बेसिस पे, तो पूरे साल का इतना इंटरेस्ट। वो तो डिपेंड करता है, क्वार्टरली होता तो 4 बार होती है एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री तो एक ही बार करेंगे ना। आपने इंटरेस्ट 2 बार दिया है तो ये सेम एंट्रीज हर 6 महीने में हुई होगी, लेकिन पीएनएल वाली एंट्री आपको साथ साथ में नहीं करनी, वो तो क्लोजिंग एंट्री वो 31 मार्च पे करेंगे। बोलो, बात समझ आई? तो ये था आपका डिबेंचर इंटरेस्ट वाला मैटर। सम्स जब सॉल्व करते हैं तो कितनी बार उन्होंने टीडीएस का रेट दिया होता है, कितनी बार नहीं दिया होता है, तो आपको उस हिसाब से उसको ट्रीट करना होगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप एक नोट मार दो कि भाई टीडीएस हैज बीन इग्नोर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं। और अगर बोला है टीडीएस का रेट तो फिर आप उसको यूज करो। तो इस तरीके से क्रेडिट करना भूलना नहीं। सम में जैसा बोला होगा अपने वैसा करेंगे। चलिए देखें, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार डिस्कस करा देता हूँ। एंट्रीज इसी पैटर्न पे है तो आप कोशिश कर सकते हो। एम लिमिटेड issued 5 lakh rupees 10% debentures on which interest was payable half yearly on 30th September and 31st March. Show that the necessary journal entries relating to debenture interest for the year ended 31st March 2022, assuming that all money were duly paid by the company, tax deducted at source is 10%. क्लियर बोल दिया कि 10% टीडीएस काटा है। स्टार्ट कर सकते हो। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे गिना जाता है, ध्यान रखना। इसमें मार्केट वैल्यू अगर कभी कहीं दी भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नोट करने वाली बात है। साल में 2 बार इंटरेस्ट मिला तो सेम एंट्रीज 2 बार होंगी, एक 30 सितंबर, दूसरा 31 मार्च।
बोलो, एंट्री समझ आ रही, कुछ कंफ्यूजन कोई डाउट? सेम एंट्री से 2 बार करनी है और फिर लास्ट में क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी, P&L टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो वो एक एंट्री में अमाउंट डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों 6 मंथली पेमेंट्स जो है वो प्लस हो जाएंगे। बोलो, यहां तक सॉल्व हो गया? देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े। कंप्लीट है ये वाला, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो पेज नंबर 26 पे एक और छोटा सा टॉपिक। यहाँ पे डिस्काउंट या लॉस वाले मैटर पे बात हो रही है, जो हमने कल भी देखा, आज भी अपन ने टर्म्स ऑफ इशू में वही देखा कि जब भी आप डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहे हो या प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है। अब वो जो लॉस है वो भी तो P&L में लेके जाना है एट द एंड, लेकिन ये लॉस हम एक साथ पूरा P&L में लेके नहीं जाते। इम्प्लाइड सी बात है, जितनी एसेट की लाइफ है उतने में राइट ऑफ करो, डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट है। तो आज अगर मैंने डिबेंचर्स इशू किए हैं 5 साल के लिए, तो जितना भी लॉस मुझे उन डिबेंचर्स के इशू करने पे हो रहा है वो सारा मुझे P&L में भी कितने साल में राइट ऑफ करना चाहिए? 5 साल में। जैसे डेप्रिसिएशन में आप SLM WDV करते हो, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी रहने वाला है वैसे। तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होगा। अब ये जो डिस्काउंट या लॉस है, इसको जो आपको राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ टू P&L अकाउंट, वो राइट ऑफ करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरी जो मेथड है उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। 2 मेथड्स हैं। अब ये दोनों मेथड्स में से कौन सी कब यूज करनी है और कैसे यूज करनी है वो समझना है। ये दोनों मेथड्स में से आपको अगर सिलेक्ट करना है कि कौन सी एक मेथड यूज करें, दैट डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स रिडीम कैसे होने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। अब वो रिडेम्पशन वाला पार्ट समझना है तो उसके लिए बता देता हूँ कि 2 मेथड्स कौन कौन से हैं। रिडेम्पशन के भी 2 मेथड्स हैं, एक है लमसम और दूसरा है बाय एनुअल ड्राइंग्स। इन दोनों का पहले मीनिंग समझो, फिर ये बात समझ आएगी। लमसम रिडेम्पशन का मतलब ये है कि आज मैंने डिबेंचर इशू किए, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि 5 साल की लाइफ है, तो विद इन दीज 5 ईयर्स कोई डिबेंचर मैं आपसे वापस नहीं लूंगा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करता जाऊंगा और आपका दिया हुआ पैसा यूज करता जाऊंगा। 5 साल के बाद एक ही दिन में सारे डिबेंचर आपसे वापस ले लूंगा और आपका पूरा पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो ये जो मेथड है रिडेम्पशन का, इसको हम क्या बोलेंगे? लमसम। यहाँ पे हर एक डिबेंचर की लाइफ पूरे 5 साल की है और थ्रू आउट दैट 5 ईयर्स इन बिटवीन कोई रिडेम्पशन हमने नहीं किया। दूसरा जो मेथड है एनुअल ड्राइंग्स, उसका सिस्टम थोड़ा अलग है। मैंने आपको आज 100 डिबेंचर्स इशू करके दिए, मैंने बोला इसमें से एवरी ईयर मैं 20% डिबेंचर्स वापस ले लूंगा एवरी ईयर। तो आज आपके पास 100 डिबेंचर हैं, साल के एंड में कितने रह जाएंगे? 80। उसके बाद अगले साल के एंड में कितने रह जाएंगे? 60। उसके बाद कितने रह जाएंगे? 40, फिर 20 और फिर खत्म हो जाएंगे। तो 5 ईयर्स के एंड पे, 5th ईयर के एंड पे आपके पास डिबेंचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन हर साल थोड़े थोड़े डिबेंचर्स में वापस लेता जाऊंगा। अब आप सब लोगों ने डिबेंचर अलग अलग क्वांटिटी में खरीदे होंगे, तो पहले किससे वापस लूं और बाद में किससे वापस लूं? प्रो रेटा कर लेते हैं ना। हर साल सबके होल्डिंग में से 20% माइनस हो जाएगा। अब किसी के पास 1000 डिबेंचर है तो उससे 200 ले लूंगा, किसी के पास 100 डिबेंचर है उससे 20 ले लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली 20% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग इशू वापस आ जाएगा। तो ये जो रिडेम्पशन हो रहा है ये बार बार हो रहा है, हर साल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन बाय एनुअल ड्रॉइंग्स। एवरी ईयर में कुछ डिबेंचर वापस ड्रॉ कर लूंगा और थोड़े बहुत आपके पास रहने दूंगा
और एक पॉइंट पे सारे वापस आ जाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज बाय एनुअल ड्रॉइंग्स। अब इन्होंने बोला है कि अभी कभी भी आपको ये लॉसेस राइट ऑफ करने हो तो पहले ये पता करो कि रिडेम्पशन इन दोनों में से कौन से मेथड से होने वाला है। अगर लमसम मेथड से रिडेम्पशन होने वाला है तो मेथड कौन सा यूज करेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड टू राइट ऑफ द लॉसेस। और ये अगर एनुअल ड्रॉइंग से रिडेम्पशन होने वाला है तो लॉस राइट ऑफ करने के लिए मेथड कौन सा यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इन दोनों मेथड्स में होता क्या है वो समझते हैं कि सर मेथड कौन सा यूज करना है पता चला, बट कैलकुलेशन में क्या करना है। ये जो आपका मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये सेम है जैसे डेप्रिसिएशन में आप SLM मेथड यूज करते हो। बहुत ही सिंपल तरीका, जितना टोटल लॉस हुआ है और जितनी आपकी डिबेंचर्स की लाइफ है 5 साल, डिवाइड बाई 5, तो एवरी ईयर इक्वल अमाउंट ऑफ लॉस हम PNL में ले जाएंगे, 5 साल के एंड पे पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। तो जैसे डिबेंचर की लाइफ खत्म होगी लॉसेस जो है वो भी पूरे राइट ऑफ हो जाएंगे। सिंपल हो गया। फ्लक्चुएटिंग मेथड में थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको एक रेशियो यूज करना पड़ेगा। रेशियो कौन सा, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं पूरा, अभी शॉर्ट में समझ लो। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरुआत में कितने डिबेंचर्स आपके हाथ में है उसका रेशियो लेंगे। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें देखा कि मैंने आपको 100 डिबेंचर इशू किए थे। फर्स्ट ईयर के एंड में तो पूरे 100 होंगे स्टार्टिंग में, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने उसमें से 20 डिबेंचर वापस मंगवा लिए, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आपके हाथ में कितने रह गए, 80। फिर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपके हाथ में कितने रह गए, 60। फिर 40, फिर 20। ये रेशियो बनेगा 100, 80, 60, 40, 20। इस रेशियो में अपन लॉसेस को पूरा राइट ऑफ करेंगे। ये कैलकुलेशन है, बात समझ आ रही है। अब इसके लिए कोई डेटा फ्रेम कर देते हैं, फिर आपको इसके सम्स भी करवा देता हूँ। देखो ऐसा कुछ है, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर मान लेते हैं 100, डिस्काउंट दिया है 10%, ये डिस्काउंट का रेट है। तो जो इशू प्राइस है वो कितना हो गया, 90 रुपीज हो गया। ये कैलकुलेशन हम मान के चल रहे हैं। डिबेंचर्स की लाइफ 5 इयर्स और टोटल क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर्स जो हमने इशू की है लेट इट बी 20,000 डिबेंचर्स। सही है, समझ आ रहा है। अब इससे टोटल डिस्काउंट का अमाउंट कितना है पता चल जाएगा। फेस वैल्यू 100 रुपए, डिस्काउंट आपने 10% दिया, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट दिया। कितने डिबेंचर इशू किए, 20,000। तो 20,000 पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, तो टोटल डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख हो गया। ये है आपका लॉस या फिर डिस्काउंट, जो भी नाम आपको देना। अब इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है। हमने जब इन डिबेंचर्स को इशू किया होगा, कल भी ऐसे एंट्री कर रहे थे ना, बैंक लॉस टू जो भी डिबेंचर्स का रेट होगा, ऐसे ही हम कर रहे थे। अब ये जो लॉस है इसको लास्ट में राइट ऑफ करके लेके कहाँ जाना है, PNL में। तो PNL टू लॉस ये इफेक्ट होता है, बट अमाउंट कितना लिखना है वो यहाँ से पता चलेगा। 2 लाख का टोटल लॉस है, डिबेंचर की लाइफ कितनी है, 5 साल, डिवाइड बाई 5 ईयर्स। कितना अमाउंट आ गया, 40,000 आएगा। तो हर साल PNL में कितना लेके जाना है, 40,000 रुपीज एवरी ईयर। तो 5 साल के बाद ये पूरा 2 लाख रुपए राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री यही रहने वाली है और अमाउंट भी सेम रहने वाला है, एवरी ईयर 40,000, खत्म। बोलो कुछ कंफ्यूजन? तो एकदम SLM डेप्रिसिएशन वाला ही मेथड है, नथिंग न्यू। कोई इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आ रहा है? दूसरा वाला मेथड देख लो, उसमें जो हम अभी बात कर रहे थे वैसे ही होगा। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स एट द बिगिनिंग, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो ईयर वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे अपने 20,000 डिबेंचर्स थे, तो वही रेशियो लेके चले। 20,000 डिबेंचर है, यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, और हर साल 20% राइट ऑफ करेंगे। तो एवरी ईयर कितने राइट ऑफ होंगे, 4,000 होंगे। तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कितने बचेंगे, 16। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 12, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में 8, और यहाँ पे 4। ऐसे राइट ऑफ होता जाएगा। बोला इसको रेशियो ले लो आप, इसका ही रेशियो बना लो, ये वाला पार्ट। दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपका रेशियो बन जाएगा। टोटल लॉस हुआ कितना, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए को आपको इस रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो यहां से आएगा लॉस टू बी रिटर्न ऑफ। कितना लॉस राइट ऑफ करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब 2 लाख रुपए को आप इस रेशियो में बांट सकते हो क्या, मुझे डिवाइड करके बता दो ना कितना आएगा।
ये टोटल हो जाएगा 15। पहला अमाउंट गिनना है तो कैसे गिनेंगे, 2 lakhs इंटू 5 डिवाइड बाई 15, ऐसे कैलकुलेशन होगा। कितना अमाउंट आ रहा है ये? मेरा तो 13,333 ऐसा हाँ आ सकता है ना, पॉइंट में। पॉइंट में आ सकता है, क्योंकि वो रेशियो मैच करे जरूरी नहीं है। तो नंबर्स तो मैंने अभी बनाए, 1/3 हो जाएगा ना, 22 लाख का 1/3 कितना हो रहा है? ये यार 13,000 नहीं होगा, कुछ और होगा। 6,666 सीधा 2 लाख इंटू 5/15 उतना ही करना है। मैंने ये किया था। आ रहा है? फिर यहाँ पे 2 लाख इंटू 4/15 कितना हो रहा है ये? 53,300 ओके, फिर वैसे ही ये वाला होगा 3/15 40,000। ओके, 26,000 और ये वाला होगा 13,000। हो गया, टोटल करोगे 2 लाख पूरा टैली होना चाहिए। एंट्री हर साल सेम रहेगी, P&L डेबिट टू लॉस क्रेडिट, पर लॉस के अमाउंट हर साल वेरी करते जाएंगे और साल के एंड में 5 साल के एंड में पूरा 2 लाख राइट ऑफ हो जाएगा। समझ आए? तो लॉस को राइट ऑफ करने का जो मेथड है उसमें 2 ऑप्शन है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। डिपेंड किस चीज पे करता है कि रिडेम्पशन कैसे होगा। अगर रिडेम्पशन लमसम होने वाला है तो लॉस को फिक्स इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इक्वल अमाउंट्स में राइट ऑफ कर दो। इसका लेजर हो जाएगा। लेजर तो आप किसी भी चीज का बना सकते हो, जर्नल एंट्री कर रहे हो तो लेजर पोस्टिंग में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इंटरेस्ट वाला बन सकता है। बट अभी आप पहला फोकस अपना जर्नल एंट्री पे, लेजर पोस्टिंग वाला पार्ट सेकेंडली अपने देख सकते हैं वैसा। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसके बदले जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड था उसमें हर साल आपका 40,000 ही राइट ऑफ हो रहा था। कंपैरिजन भी करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो 2 लाख रुपए पूरा ही राइट ऑफ हो रहा है, बट एनुअली फर्क पड़ेगा ना आपके टैक्सेशन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसलिए मेथड डिसाइड करना जरूरी है। बात समझ आ रही? तो ये रेशियो कौन सा लेते हैं बस ये पता होना चाहिए, बाकी इससे ऊपर कोई नया पॉइंट नहीं है। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू कि आपको पता होगा तो ये आप कर पाओगे कि भाई कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना है। बिगिनिंग कंपलसरी है, एंडिंग नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर एट द बिगिनिंग ही होगा। डिबेंचर्स कितने आउटस्टैंडिंग है साल के स्टार्टिंग में वो देखना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो लोगों को इशू कर रखे हैं। स्टार्टिंग में 20,000 थे, फिर मैं बोला 20% हर साल राइट ऑफ करूंगा, तो सेकेंड ईयर में कितने बचे होंगे? 16,000 बचे होंगे। 20% मतलब 20,000 पे 20% गिन लो, 4,000 डिबेंचर वापस, फिर और 4,000 माइनस किए और 4,000 माइनस किए, चलता रहेगा। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही आएगा, ध्यान रखना, कभी एंडिंग नहीं आ सकता, क्योंकि एंडिंग आया तो ये जीरो हो जाएगा। फिर हो जाएगा 16, 12, 8, 4, 0। रेशियो में जीरो कैसे यूज करोगे, इसलिए उन्होंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर रखा है वैसा। तो ये चीज जो है ये मेथड में फिक्स है, चेंज नहीं होगा। बोलो अब समझ आया? क्लियर? इसके ऊपर भी इलस्ट्रेशन दिए हुए, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। छोटा सा कैलकुलेशन है, ऐसा ही कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली सेम, आप ट्राई कर सकते हो। देखो अप्लाई करके देखो, एंट्रीज नहीं करने, अभी सिर्फ कैलकुलेशन करना है। प्रेजेंटेशन भी जो मैंने किया है वैसा ही बनता है। एंट्री तो एक ही आने वाली, P&L टू लॉस।
बोलो कैलकुलेशन पता चला? एग्जैक्टली सेम टाइप का ही सम है। 2000 डिबेंचर, हाँ मैं बता ही तो रहा हूँ। 2000 डिबेंचर्स जो है वो आपने इशू किए, 12% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट का रेट है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, और डिस्काउंट आपने ऑफर किया है 6%, और ये सब हुआ है 1/4/2018 को। सारे डिबेंचर्स रीपेएबल बाय एनुअल ड्राइंग्स इन 4 years। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ओवर द पीरियड। पहले तो आप ये पता कर लो कि टोटल डिस्काउंट आपने दिया कितना है, ठीक है। सिंपल रखते हैं उसको कैलकुलेशन को। 2000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख। इस पे आपने डिस्काउंट कितना दिया? 6%, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 12,000 होगा। दिस इज द डिस्काउंट। ये कंपनी के लिए लॉस है, कंपनी को इसको राइट ऑफ करना है। अब डिबेंचर्स के रिडेम्पशन का मेथड क्या सजेस्ट किया गया है? एनुअल ड्राइंग्स या लमसम? एनुअल ड्राइंग्स। अगर लमसम होता तो जितने साल की लाइफ होती डिवाइड कर देते, खत्म हो जाता। या इन्होंने बोला है कि रिडेम्पशन जो है वो एनुअल ड्राइंग से हो रहा है। कितने साल में राइट ऑफ करना है? 4 साल में, ठीक है। तो टोटल डिबेंचर्स कितने रुपए के? 2 लाख रुपए के। अगर आपको इनको 4 साल में राइट ऑफ करना है तो हर साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, या हर साल कितना रिडीम करना पड़ेगा? 50,000 करना पड़ेगा। तो एवरी ईयर 50-50 हजार के डिबेंचर वापस मंगवाते जाओ तो 4 साल के एंड में सारे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से आपका टेबल बन जाएगा, ईयर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, ठीक है, और रेशियो और लॉस टू बी रिटर्न ऑफ, ऐसे 4 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, 4 साल में राइट ऑफ करना है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 2 लाख, 1 साल के बाद कितने बचेंगे? 150। कैसे पता चला? इस अमाउंट के बेसिस पे। उसके बाद कितने बचेंगे? 1 लाख। उसके बाद बचेंगे 50,000। हो गया ये रेशियो, इसी से मिल जाएगा। ये आ गया रेशियो। अब लॉस है टोटल 12,000, उसको राइट ऑफ करना है इस रेशियो में। देख 12,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है? 4800। ये फर्स्ट ईयर का लॉस टू बी रिटर्न ऑफ। 12,000 इंटू 3 बाई 10 3600। 12,000 इंटू 2 बाई 10 ये हो जाएगा 2400। और लास्ट है 12,000 इंटू 1 बाई 10 ये हो जाएगा 1200। वैसा है, टोटल करोगे तो 12,000 आ ही जाएगा, टैली हो जाएगा। बोलो पता चला? बहुत ही सिंपल सा अप्रोच, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और पेपर उतना टफ नहीं होने वाला है, वो पक्का है। एवरेज पेपर ही रहेगा। जो लेवल के सम्स आप यहाँ पे कर रहे हो ना, उससे बहुत हाई फाई लेवल पे नहीं जाने वाला। तो ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, बस अच्छे से आपको बेसिक्स पता होंगे, स्कोर हो जाएगा। चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन 11 आपका कंप्लीट यहाँ तक रखते हैं। यहाँ से फिर रिडेम्पशन की स्टोरी स्टार्ट हो रही है, विच इज द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। तो इशू वाला जो पार्ट था, लॉसेस राइट ऑफ करने थे, इंटरेस्ट पे करना था, ये सब हो चुका है। अब कल से अपन आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो रिडेम्पशन वाला पार्ट देखेंगे। उसमें 2-3 मेथड्स है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। असली कैलकुलेशन जो है वो आपको अब सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें आएंगी, कुछ नया भी सीखोगे तो उसमें मज़ा आएगा, ठीक है।